नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आरओ के मेंस का जो पेपर होता है, कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन आता है, वो 10 नंबर की प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, ये इसकी तीसरी क्लास है। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इससे प्रश्न रिलेट करके लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले किसी आदेश या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और उससे कोई विशेष कार्य कराता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन लिखी गई है। उदाहरण के लिए कोई सीडी प्लेयर एक हार्डवेयर है और किसी सीडी में भरी हुई अथवा स्टोर की हुई फिल्म या संगीत क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सीडी में कोई भी फिल्म या संगीत ना हो तो सीडी प्लेयर क्या होगा? बेकार होगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करता है यानी चलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई भी कार्य कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? आदेश देना पड़ता है, यानी कमांड देने पड़ते हैं। आदेश जो समूह को कंप्यूटर क्षेत्र में हम क्या कहते हैं? उनको प्रोग्राम कहा जाता है। प्रत्येक प्रोग्राम किसी खास कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध निर्देशों यानी सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन का एक संग्रह होता है, जिसका पालन करने से वह कार्य किया जा सकता है। कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्राम या प्रक्रियाओं और आदेश के समूह का नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर को चलाते हैं और उनसे विभिन्न कार्य कराते हैं। सिंपल अगर वन लाइन में आप कहें कि विदाउट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर। इसके बाद अब देखते हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबके बारे में डिटेल में देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने, उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर द्वारा मतलब मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही उनको उपलब्ध कराया जाता है। वैसे यह बाद में बाजार में खरीदा भी जा सकता है। अब जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिस्टम की हेल्थ के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर से हमारा जो संपर्क या संवाद यानी जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो पाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में अथवा उसके चारों ओर से घिरा हुआ होता है, जिससे हम सीधे कंप्यूटर से अपना संपर्क नहीं बना सकते हैं। वास्तव में हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर की सुविधा के लिए बनाया जाता है और कंप्यूटर केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुसार ही कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर उदाहरण आप देखें तो सिंपल सा उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर की हेल्प के लिए बनाया गया है, आपस में इंटरकनेक्ट के लिए। यानी जो हार्डवेयर है और यूजर है वो कनेक्ट कैसे करेंगे? यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपस में कनेक्ट करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वही प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कोई कार्य कराते हैं। इनमें से निम्नलिखित प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भाई जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे? तो पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा क्या है? भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने उदाहरण यहाँ पे सिर्फ 2 का ही लिया है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को भी चालू करता है। विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्राम का जो मशीनी भाषा यानी जो मशीन लैंग्वेज होता है, इनका अनुवाद भी करता है और उपयोगकर्ताओं की इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डेटा का प्रबंधन भी करता है। वास्तव में यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है, यानी आपस में दोनों को मिलाने का काम करता है वो। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे हमने बेसिक एक छोटी सी डेफिनेशन रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा सेशन ही करेंगे, उसमें सारी चीजें आएंगी। इसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा अनुवादक। क्या होता है भाई ये? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर अपनी मशीनी भाषा में कार्य करता है और केवल उन्हीं प्रोग्राम का पालन कर सकता है जो उसकी मशीनी भाषा में लिखे गए हों। लेकिन मशीनी भाषा जो होती है वो 0 और 1 से बनती है, यानी जिसको कि मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1, और इसी 0 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी कहते हैं। बाइनरी का मतलब बाई का मतलब 2 होता है, तो साइंस में बाई इसमें 2 ही डिजिट होते हैं। इसीलिए कौन कौन से डिजिट है? 0 और 1।
इसीलिए हमारे लिए किसी मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना लगभग असंभव है। अतः हम अपने प्रोग्राम कुछ विशेष प्रोग्रामिंग भाषाओं में सरल शब्दों में लिखते हैं और उसे किसी कंप्यूटर को देने से पहले उसका क्या करते हैं, अनुवाद कंप्यूटर में मशीनी भाषा में करा लेते हैं। अनुवाद का यह कार्य हमें नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ विशेष प्रोग्राम जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा होती है उसमें वो करते रहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें लिखे गए प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद जो होता है वो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमने अपने लास्ट सेशन में देखा है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और अभी आगे भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो इस समय सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलन में हैं, जैसे बेसिक है, फोरेट्रॉन है, लोगो है, कोबोल है, पास्कल है, उसके बाद सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, फॉक्स प्रो है, ये सारी हैं। अभी अगर लेटेस्ट की आप देखें तो पीएचपी आ रही है, पाइथन आ रही है ना। इनमें से प्रत्येक भाषा के एक अलग अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो या तो कंपाइलर पे चलती हैं और या तो वो इंटरप्रेटर पर चलती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ा सा ये कहें कि डीप इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो भाषा अनुवादकों को मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा जाता है, पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर देखते हैं क्या होता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा किसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो कि यूजर समझ सकता है, लाइक एज A to Z 1 2 3 सम स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे उनको कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। कंपाइलर सोर्स भाषा जो प्रोग्राम होता है उसके प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीनी भाषा के निर्देश में बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कंपाइलर के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कंपाइलर की डिफिनीशन क्या होती है और कंपाइलर करता क्या है। इसके बाद इंटरप्रेटर, तो यह भी किसी प्रोग्राम द्वारा किसी हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसमें जो लिखे गए कोड होते हैं उनको सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद जो है वो मशीनी भाषा में करता है। लेकिन ये क्या करता है, एक बार में एक सोर्स प्रोग्राम में केवल एक कथन को या एक से अधिक मशीनी भाषा के कथनों का अनुवाद करता है और उसका पालन करता है। इनका पालन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम को अगले कथन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। कहने का मतलब ये कि सपोज करिए अगर यहाँ पे कोई सी का प्रोग्राम हमने लिख दिया, खैर ये आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लिया ऐसे लिखा जाता है, इंक्लूड है, studio.h है, उसके बाद फिर मेन आता है और फिर इस तरह से जो भी है। ठीक है, तो ये अगर मान लिया एक कोई प्रोग्राम है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसको किसी यूजर ने राइट किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ इसका जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर देगा। अब जो भी मशीन कोड आएगा वो यहाँ पे एक साथ आ जाएगा। क्लियर। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर मान लिया इसी प्रोग्राम को सीधा इंटरप्रेटर के पास अगर भेजा जाए तो वो क्या करेगा कि इसमें जितनी लाइंस होंगी, मान लिया सपोज करिए यहाँ पे 5 लाइन है कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम की पहली लाइन को वो मशीन भाषा में बदलेगा, उसके बाद फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। अगर कोई एरर मिलती है तो वो पहली भाषा पे रुक के वो बताएगा आपको कि पहली जो लाइन है आपकी वहाँ पे एरर है, दूसरी लाइन में एरर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इतना जानिए, इससे ज़्यादा आपको जानने की इसमें आवश्यकता नहीं है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मूलतः कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो कार्य होता है वो समान होता है, इसीलिए हमने कहा कि समान होता है, क्योंकि भाई दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो अंतर केवल इतना है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्राम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाता है, वह इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए इंटरप्रेटर का प्रयोग करते समय हर बार सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब वही था। इसके बाद देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये कुछ ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं परंतु जिनकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। जैसे मान लिया कोई यूटिलिटी प्रोग्राम फाइलों का बैकअप के लिए किसी बाहरी अगर डिवाइस पर लेने का कार्य कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग तो नहीं होते, लेकिन सामान्यतः उनके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माण के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वो टेक्स्ट एडिटर है। आप विंडो ओपन करोगे
राइट क्लिक करो, उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप ओपन करके वहाँ पे जो भी चीज़ें राइट करनी है कर लो, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों का निर्माण और उनके संपादन यानी एडिटिंग की सुविधा देता है, और इसका उपयोग केवल टेक्स्ट टाइप करने में या किसी प्रोग्राम या डेटा को तैयार करने में किया जाता है। इस टेक्स्ट को फाइलों के रूप में स्टोर भी किया जा सकता है और बाद में कभी कभी सुधारा भी जा सकता है, यानी एडिट भी, अल्टर भी किया जा सकता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, नोटपैड एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसको कि हम टेक्स्ट एडिटर के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद है डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम। अब डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम क्या होता है, जो किसी डेटा फाइल में हमारी रुचि के रिकॉर्ड का अलग करने में सहायक होते हैं। ऐसे रिकॉर्डों का चयन किसी विशेष सूचना के मानों के आधार पर किया जाता है, उनको हम कहते हैं डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम। इसके बाद होता है डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये जो किसी हार्ड डिस्क पर फाइलों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि उस पर अधिक से अधिक फाइलों को स्टोर करना संभव हो जाता है, और डिस्क का जो स्पेस होता है वो मतलब बेकार ना जाए, खाली ना रहे। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है फाइलों को क्या करता है, कंप्रेस करता है, यानी संकुचित करके स्टोर करने का कार्य भी करता है, जिसमें उपलब्ध क्षेत्र की क्या होती है, बचत होती है। मतलब जो मेमोरी में, अब जैसे थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, ये जैसे मान लिया पूरा स्पेस है, यहाँ पे हमें फाइलों को फिलअप करना है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे पार्टीशन में फाइलों को आ गई, इतने मान लिया हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टीशन है, हमने पहली फाइल यहाँ स्टोर की जो इतना आया, दूसरी फाइल स्टोर की इतना आया, तीसरी फाइल स्टोर की इतनी जगह बच गई, चौथी फाइल में हमें इतनी स्टोर, अब 4 फाइल में हमने इतना स्टोर कर लिया, हमारा ये जगह जो है ओवरऑल मेमोरी तो फुल बताएगा, लेकिन हमारे पास ये स्पेस खाली रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं डिस्क की फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डीफ्रैगमेंटेशन। तो ये डीफ्रैगमेंटेशन जो होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, तो इससे जो है जो स्पेस होता है इनको यूज किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू जो बेकार स्पेस पड़ा रहता है जिनका हम यूज नहीं कर पाते। इसके बाद है फाइल स्टोरिंग प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी डेटा फाइल के रिकॉर्डों को हमारे किसी जो इच्छित क्रम में लगा सकते हैं, ऑर्डर में लगा सकते हैं, और फाइल को छांटना इसलिए आवश्यक होता है जिससे किसी विशेष सूचना को उसमें ढूंढना संभव होता है। इसी प्रकार अन्य कई प्रोग्रामों में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भी ये भाग हो सकते हैं। फाइनली देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों को की वेतन गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट हैं उनको छापना, स्टॉक की जो स्थिति है उसका विवरण तैयार करना, पत्र दस्तावेज तैयार करना, ये सारे काम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होंगे। यानी ऐसे प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन पैकेज कहा जाता है, जैसे कि MS ऑफिस है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, उसके बाद ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पे, ये नॉर्टन एंटीवायरस है। ये सब क्या है, ये एक विशेष टाइप के पैकेज हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाते हैं। अब सबका अलग अलग यूज है। MS ऑफिस पे आप कोई बुक राइट करिए, कोई लेटर राइट करिए, CV बनाइए, जो इच्छा हो करिए। अब इसी के पार्ट एक्सेल होता है, उसी में पावर पॉइंट आता है, उसी में एक्सेस आता है ना, उसी में प्रेजेंटेशन भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये एक पैकेज है। अब देखते हैं मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है विंडोज। तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अथवा इनका पैकेज है जो प्रायः सभी विंडोज आधारित कंप्यूटर पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पैकेज निम्न है। कौन कौन से हैं भाई? तो MS वर्ड है। तो MS ऑफिस पैकेज का वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में सामान्य वर्ड जो प्रोसेसरों की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम इन पे डेस्कटॉप प्रकाशन यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बहुत से कार्य कर सकते हैं। सामान्यतः वर्ड प्रोसेसरों का उपयोग सभी प्रकार के फॉर्मेट के लिए किए गए दस्तावेज तैयार करने में किया जाता है, जिसमें पाठ्य और चित्र भी शामिल हो सकते हैं। किसी वर्ड प्रोसेसर में किसी टाइपराइटर को सभी सुविधाएं तो होती हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जिनसे वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य अत्यंत सरल हो जाता है और दस्तावेज बहुत सुंदर तथा प्रस्तुत करने योग्य बन जाता है। MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसरों की समस्त विशेषताएं शामिल हैं, ठीक है। हालांकि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर उपलब्ध वर्ड प्रोसेसरों की एक बड़ी संख्या है, परंतु MS वर्ड सबसे अधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। MS वर्ड को संक्षेप में क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। और इस पैकेज में जो मेन्यूज होते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होते हैं, टूल बॉक्स, ये सारे उपलब्ध होते हैं। इनमें ऐसे टूल्स जो किसी चुने हुए पाठ्य पर केवल क्लिक कर देने से ही कोई कार्य संपन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए मात्र एक बटन क्लिक करने से आप किसी पाठ्य का टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं यानी अंडरलाइन कर सकते हैं, फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं और अपना दस्तावेज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये सारी जो प्रोसेस हैं ये आपको विद इन 1 क्लिक ये सब मिल जाता है।
ऐसे ही इसी का एक पावर पॉइंट है। तो पावर पॉइंट क्या है? एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप स्लाइड्स पर आधारित प्रस्तुतिकरण सामग्री तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतिकरण सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने तथा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का अभ्यास या रिहर्सल करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो ये एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट के बारे में था। एक्सेल के बारे में देखें, एमएस एक्सेल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है एमएस एक्सेल के पुराने संस्करणों को सुधारा हुआ है। वास्तव में ये प्रोग्राम डॉस आधारित पुराने पर्सनल कंप्यूटर का अत्यंत लोकप्रिय स्पेडसोर प्रोग्राम लोटस 123 का विकसित रूप है। यह लोटस 123 से बहुत कुछ मिलता जुलता है और सीखने तथा प्रयोग करने में भी ये सफल है। मेनली जो डेटा होते हैं, जैसे कोई नंबर्स है, जोड़ना है, घटाना, ये सारी चीज़ें, फॉर्मूला अप्लाई करना, तो उन सारी चीज़ों के लिए, या आप कह सकते हैं कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने, तो आप एमएस एक्सेल का यूज करिए। आइए डिटेल में और देख लेते हैं। तो कोई स्प्रेडशीट, जिसे वर्कशीट भी कहा जाता है, बहुत से खानों यानी सेल का एक समूह होता है जिसमें रोज और कॉलम्स में इनको व्यवस्थित किया जाता है। पंक्तियों में पंक्तियां जो होती हैं वो बाएं से दाएं अर्थात क्षैतिज होती हैं, और जबकि कॉलम जो होते हैं वो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल होते हैं। पंक्तियों और कॉलमों के कटान जो बिंदु होते हैं उन्हीं को हम सेल कहते हैं। ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये जो होती हैं इनको हम कहते हैं सेल है हमारे, और यहीं पे हम डेटा को एंटर करते हैं सेल में। प्रत्येक सेल में हम कोई एक संख्या, लेबल, तारीख जो है या जो समय, ये सारी भर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। एक्सेल में पंक्तियों के क्रम संख्याओं को पहचाना जा सकता है, जैसे 1 2 3, और जबकि कॉलम जो होते हैं वो ABCD इस तरह से बने जाते हैं। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा ABCD, ऐसे जाएगा ये जेड तक, उसके बाद और भी बहुत जाते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू कितना जाता है? 65,535 या 34, शायद ऐसा ही कुछ, इतने नंबर्स आप एंट्री मार सकते हैं इसमें। तो उनकी पंक्तियों, संख्या तथा कॉलम के नीचे जोड़े से पहचाना जाता है, जिससे उनको क्या कहा जाता है? एड्रेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 से शुरू हुआ और यहाँ A से शुरू हुआ, तो इसमें अगर आपका कोई डेटा रखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? ये A1 कहा जाता है। तो A1 का मतलब क्या हुआ? वो इस सेल को पॉइंट कर रहा है। अगर किसी ने कहा कि ये B2 की बात हो रही, तो B2 कहाँ जाएगा? B ये यहाँ आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये इस सेल को पॉइंट कर रहा है। ऐसे इनको मतलब कहा जाता है कि ये एड्रेस है इनके। ठीक है, तो सेलों में हम फॉर्मूले भी भर सकते हैं। प्रत्येक फॉर्मूला किसी गणना के लिए भरा जाता है, और एक्सेल में कीबोर्ड अथवा माउस की सहायता से फॉर्मूला बनाना क्या हो जाता है? बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये एक्सेल के बारे में जो डिटेल है। एमएस एक्सेस देखते हैं। तो एमएस एक्सेस अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट जो कॉर्पोरेशन नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, और एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो एमएस ऑफिस का एक प्रमुख भाग है, और यह एक बहुत लोकप्रिय डेटाबेस पैकेज है, और इसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। उसको हम एमएस एक्सेस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं एंटीवायरस क्या होता है। तो ये एक पैकेज होता है जो हमारे कंप्यूटरों को वायरस के आक्रमण से बचाता है। वायरस ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटरों में हमारी इच्छा और जानकारी के बिना घुस आते हैं और हमारी डेटा को खराब तथा फाइलों को गायब कर देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दो प्रकार से हमारे कंप्यूटरों में वायरस से बचाते हैं इनको। पहला कौन सा है? तो ये हमारे कंप्यूटर में आने वाले डेटा और प्रोग्राम पर नज़र रखते हैं कि उनके साथ कोई वायरस तो नहीं आ रहा है, और दूसरा, यदि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है तो उसको पहचान कर निकाल देते हैं। तो ये दो काम करते हैं एंटीवायरस अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है तो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी एंटीवायरस, एक्सेल, ये सारी चीज़ों के बारे में।